हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल बीटा क्यू सॉल्यूशंस। मैं विश्वजीत और आज हम शुरू करने वाले हैं सीएसएस का क्लास नंबर 2। और आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे सीएसएस के कलर और बैकग्राउंड प्रॉपर्टी के बारे में। तो आज का क्लास शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल का आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे चैनल पे जो नए वीडियो अपलोड किए जाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज के क्लास में हम CSS के कुछ बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन करेंगे। जो पहला प्रॉपर्टी हम देखेंगे वो है CSS कलर और उसके बाद हम आज डिस्कस करेंगे CSS बैकग्राउंड प्रॉपर्टी के बारे में। तो पहले शुरू करते हैं CSS कलर प्रॉपर्टी से। अगर हमें किसी टेक्स्ट का या किसी ऑब्जेक्ट का कलर करना होता है तो हम CSS में कलर प्रॉपर्टी यूज करेंगे और उस कलर प्रॉपर्टी को CSS में करने के लिए बहुत सारे ट्रिक्स हैं CSS में। तो पहले हम देखते हैं कलर नेम यूज करके कैसे CSS में कलर हम डिफाइन कर सकते हैं। सो सिंटैक्स है कि कलर नेम हमें यूज करना होगा और एग्जाम्पल में दिखाता हूं मैं आपको। अगर मैं CSS में लिखूंगा, मैं आपको CSS पार्ट दिखाऊंगा, उसका HTML पार्ट भी दिखाऊंगा। सो CSS में मुझे लिखना होगा तो मैंने यहाँ पे एक टैग सिलेक्टर यूज किया है, H1 टैग सिलेक्टर। और जैसे कि मैंने कहा था कलर मुझे यूज करना है, सो कलर कलोन कलर का नाम यहाँ पे मुझे स्पेसिफाई करने हैं। सो HTML में क्या होगा, मैंने टैग सिलेक्टर यूज किया है तो HTML में मुझे बस उस टैग को डिफाइन करना है। मैं ये आपको कोड के साथ करके दिखाता हूँ। कोड लिख के ड्रीम ओवर पे कोड लिख के दिखाता हूँ, आप आराम से समझ पाएंगे कि कैसे यूज किया जाता है। ये मेरा ड्रीम ओवर एडिटर है, ये मेरा HTML फाइल है जो पहले से सेव है text.html में। और मैं यहाँ पे एक CSS फाइल मैं यहाँ पे यूज करूंगा क्लास सिलेक्टर और एक्सटर्नल स्टाइल शीट की, क्योंकि हमें ज्यादातर इसमें ही प्रैक्टिस करने हैं। सो यहाँ पे सेव कर रहा हूँ इस स्टाइल शीट को और उसी फोल्डर में जहाँ पे मेरा ये HTML फाइल है उसी फोल्डर में मैं my css.css के नाम से सेव कर रहा हूँ। ये मेरा CSS फाइल हो गया और ये मेरा HTML फाइल। अब मैं क्या करूँगा, इस CSS फाइल को HTML के साथ लिंक करूँगा जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। लिंक करने के लिए मुझे लिंक एट्रीब्यूट ऐसे यूज करने होंगे। सो लिंक एक रिलेशनशिप हमें इसे डिफाइन करना होगा, स्टाइल शीट। उसके बाद टाइप ये ऑप्शनल है, आप यूज करें या ना करें। टाइप CSS बस रेल आपको यूज करना है। और उसके बाद लास्ट वाला जो एट्रीब्यूट है लिंक का वो है HREF, ये वाला मुझे यूज करना होगा। सो इसमें मुझे पाथ डिफाइन करना है मेरे CSS का। सो अभी ये सेम फोल्डर के अंदर है, सो इसीलिए मुझे कंप्लीट पाथ की जरूरत नहीं है। देखिए आप इसे चेक करने के लिए ड्रीम ओवर पे इस CSS पाथ पे रखिए, कंट्रोल D प्रेस कर दिए। अगर ये सही से लिंक हुआ है इसे खुल जाएगा। अगर कहीं पे भी गलत होगा, मान लीजिए यहाँ पे स्पेलिंग गलत है फाइल का, सो अगर कंट्रोल D प्रेस करेंगे तो इस तरह से मैसेज दिखाएगा। ओके, अगर सही होगा तो कंट्रोल D प्रेस करने से आपको ये CSS फाइल ओपन हो जाएगा। सो ये मेरा HTML फाइल है और ये मेरा CSS फाइल है। अब मैं CSS फाइल में क्लास डिफाइन कर लेता हूँ। यहाँ पे डॉट लेट बी स्टाइल 1, ये मेरा एक क्लास सिलेक्टर मैंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। और जैसे कि मैंने कहा कलर, मुझे ऐसे कलर के लिए मैं यहाँ पे कलर प्रॉपर्टी का नाम लिखूंगा और मान लीजिए मैंने यहाँ पे रेड डिफाइन किया है। पहले हम देखेंगे कलर नेम से। सो उसी तरह HTML में मैंने यहाँ पे एक H1 लिया हुआ है, H1 एग्जाम्पल ऑफ कलर प्रॉपर्टी, इस तरह से H1 में डिफाइन किया गया है। और मैंने क्लास सिलेक्टर यूज किया है। सो यहाँ पे मैं क्लास और उस क्लास का नाम यहाँ पे कॉल कर दिया। अब मैं रन करूंगा। जैसे कि मैंने कहा था CSS फाइल को रन नहीं किया जाएगा, अगर रन करना है तो आपको HTML फाइल रन करना होगा। ये मेरा HTML फाइल है। अब मैं इस पर रिफ्रेश कर रहा हूँ। सो देखिए
कलर नेम यूज किया था। एग्जाम्पल ऑफ कलर प्रॉपर्टी, ये रेड कलर पे आ रहा है अभी। सो ये यहाँ पे हमने कलर का नाम यूज किया हुआ है। सो हमने यहाँ पे कलर का नाम यूज किया हुआ है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे वर्टिकली अरेंज करवा देता हूँ। ये मेरा CSS है, ये मेरा HTML है। ड्रीम ओवर से ऐसा भी हो पाएगा, वर्टिकली विंडोज को अरेंज कर पाएंगे उसके अंदर। सो यहाँ पे मैंने कलर का नाम यूज किया है और इससे मैं यहाँ पे रेड कलर अप्लाई किया हुआ हूँ। ये एक पहला ट्रिक है जिससे आप कलर करने के लिए यूज करेंगे। नेक्स्ट कैसे कलर करेंगे? सो हमने HTML में ऑलरेडी पढ़ा था कि दो तरह के ऑप्शंस होते हैं कलर करने के लिए। एक कलर हेक्स कोड का यूज होता है, एक RGB का यूज होता है। HTML में हमने RGB नहीं देखा था क्योंकि HTML पे हम RGB कलर्स, HTML कोड के साथ हम RGB कलर्स अप्लाई नहीं कर पाएंगे, बट CSS के साथ हम कर पाएंगे। सो CSS में हमें इस हिसाब से RGB डिफाइन करना होगा। सो RGB जो होता है रेड ग्रीन ब्लू, और उसके अंदर हमें वैल्यू स्पेसिफाई करने होंगे। सो एग्जाम्पल में देखिए, सो एग्जाम्पल में मैं यहाँ पे टैग सिलेक्टर यूज कर रहा हूँ, पर जब मैं कोड पे आपको दिखाऊंगा क्लास सिलेक्टर के साथ दिखाऊंगा। यहाँ पे देखिए CSS में हमें अगर RGB डिफाइन करना होगा तो देखिए H1 के साथ कलर RGB का वैल्यू जो है वो डिफाइन करना पड़ेगा। 0 इज द मिनिमम वैल्यू एंड 255 इज द मैक्सिमम वैल्यू फॉर ईच कलर्स। मतलब रेड के लिए 0 से 255, ग्रीन के लिए भी 0 से 255, ब्लू के लिए भी 0 से 255। इस तरह से डिफाइन करने से भी ये काम करेगा। अब हम कोड पे देखते हैं इसे करके। अब मैं यहाँ पे और एक क्लास सिलेक्टर डिफाइन कर रहा हूँ, इट बी स्टाइल 2, और यहाँ पे मैं RGB के साथ करूंगा RGB। और जैसे कि यहाँ पे पहले कलर प्रॉपर्टी मुझे डिफाइन करनी है, कलर, और यहाँ पे RGB वाला यूज करना है, और ब्रैकेट के अंदर मुझे वैल्यू स्पेसिफाई करनी है। सो जैसे कि कहा 255 फॉर मैक्सिमम वैल्यू एंड 0 इज द मिनिमम वैल्यू। सो उस हिसाब से मैंने यहाँ पे कलर स्पेसिफाई किया हुआ है। सो मैं यहाँ पे दूसरा एक H1 यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं इसको दे रहा हूँ स्टाइल 2, एग्जाम्पल ऑफ RGB वैल्यू। सो अब मैं रन करूंगा इसे, रिफ्रेश। सो देखिए यहाँ पे RGB हो गया है, पर देखिए जो भी कलर मैंने स्पेसिफाई किया था ये रेड के लिए ऐसा हो रहा है। मैं अगर वैल्यू चेंज करूंगा उसी हिसाब से ये भी चेंज होगा। देखिए सपोज मैंने यहाँ पे 245 कर दिया और RGB था, इसको मैंने यहाँ पे RGB कर दिया, सेव कर दिया दोनों को। अब मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ। सो देखिए जो भी कलर का वैल्यू है वहां से मैं जो भी कलर दे रहा हूँ उसी हिसाब से ये कलर आपको यहाँ पे दिखाई देगा। मतलब हम कलर नेम से भी कर सकते हैं, RGB वैल्यू से भी कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हम देखेंगे RGB कलर्स प्लस अल्फा। ये एक RGB कलर के ऊपर अप्लाई होगा। सिंटैक्स है उसका RGBA, मतलब हम आगे RGB में 3 दे रहे थे वैल्यू, यहाँ पे हमें 4 वैल्यू स्पेसिफाई करने हैं, जैसे कि रेड, ग्रीन, ब्लू और अल्फा। ये जो अल्फा पैरामीटर हम यहाँ पे यूज करें, इसका वैल्यू किसके लिए दिया जाता है ना, उस कलर को ज्यादा ट्रांसपेरेंट या कुछ ज्यादा लाइट करने के लिए हमें अल्फा एट्रीब्यूट यूज करेंगे। अगर 0.0 मतलब फुल्ली ट्रांसपेरेंट और 1.0 मतलब ट्रांसपेरेंट एट ऑल, मतलब ज्यादा ही डीप रहेगा, इतना लाइट नहीं होगा। सो हम यहाँ पे अल्फा यूज कर सकते हैं ट्रांसपेरेंसी के लिए। सो एग्जाम्पल में जैसे कि CSS में लिखा जाएगा कलर RGBA 255 और वैल्यू उसी हिसाब से यहाँ पे 4 दिए जाएंगे, और HTML में कोई चेंज नहीं होगा, वही रहेगा। पर यहाँ पे कलर प्रॉपर्टी में RGB दिए जा रहे थे, RGB के जगह पे RGBA 4th पैरामीटर यहाँ पे वैल्यू पे दिया जाएंगे। सो देखिए यहाँ पे कोड पे मैं और एक स्टाइल यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ STYLE3, और यहाँ पे मैं कलर प्रॉपर्टी पे पहले जो रेड था यहाँ पे उसको रेड कर रहा हूँ, और यहाँ पे जो कलर
प्रॉपर्टी है, मैं इसी को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कलर प्रॉपर्टी, और इसी के साथ ही मैं एक ट्रांसपेरेंसी लेवल ऐड कर रहा हूँ, मतलब 0.5। यहाँ पे मैंने ट्रांसपेरेंसी 0.5 ऐड किया हुआ है। और यहाँ पे मैं HTML में एक थर्ड H1 यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ, जिसको स्टाइल 3 वाला प्रॉपर्टी कॉल कर रहा हूँ, और यहाँ पे इसे RGBA लिख देता हूँ। अब मैं रन करके देखता हूँ कैसा आता है आउटपुट में। अब देखिए मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ, सो देखिए ये पूरा जो रेड कलर था और यहाँ पे RGBA अप्लाई हुआ है, सो थोड़ा ट्रांसपेरेंसी लेवल ट्रांसपेरेंस दिख रहा है यहाँ पे। सो ये RGBA वैल्यू जो 0.5 था इस हिसाब से यहाँ पे आया हुआ है, थोड़ा ट्रांसपेरेंट हुआ है, वही रेड कलर है पर थोड़ा ट्रांसपेरेंट हुआ है। नेक्स्ट हम देखेंगे कलर हेक्स कोड। ये हेक्स कोड ऑलरेडी हम HTML में कर चुके हैं, पढ़े भी हैं कि हेक्स कोड कैसे फॉर्म किया जाता है। अगर आप नहीं जानते हैं हेक्स कोड कैसे फॉर्म होता है तो मैंने ऑलरेडी HTML के चैप्टर्स में इसके कवर किया हुआ है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से फॉलो कर सकते हैं हेक्स कोड कैसे बनाए जाते हैं। सो हेक्स कोड का वैल्यू हम CSS में भी यूज कर सकते हैं। सिंटैक्स इस हिसाब से हेक्स कोड दिया जाएगा, 6 लेटर का होता है, जो R के लिए, ग्रीन के लिए और ब्लू के लिए यूज होता है। और CSS में हम उसको ये से यूज करेंगे, कलर हेक्स कोड। हेक्स कोड लिखने से पहले एक खास सिंबल दिया जाता है, इट डिनोट करता है कि ये कलर हेक्स कोड यूज हुआ है, और इस हिसाब से कलर के साथ यूज किया जाएगा। सो अब हम इसे, मैं और एक स्टाइल यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ, लेट बी स्टाइल 4, और यहाँ पे कलर हेक्स को अगर ड्रीम ओवर पे आप कर रहे हैं तो इसे सजेशन पे भी आ जाता है, कोई भी वैल्यू यहाँ से पिक कीजिए, इसका कलर हेक्स कोड यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। सो आप इस हिसाब से उसको लिख सकते हैं, और कोई भी कलर हेक्स कोड आप अपने आप से भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे 4th वाला लाइन यूज कर रहा हूँ और इसको स्टाइल 4 कॉल कर रहा हूँ, और यहाँ पे हेक्स वैल्यूज और हेक्स कोड्स इन कलर प्रॉपर्टी सेव कर दिया। अब मैं रन करके देखता हूँ, रिफ्रेश। सो देखिए यहाँ पे रिफ्रेश हो गया, आ गया यहाँ पे कलर हेक्स कोड यूज हुआ है। सो जो भी हेक्स कोड यूज हुआ था उसी हिसाब से यहाँ पे वैल्यूज शो कर रहे हैं आपको। सो यूज ऑफ कलर हेक्स कोड इन कलर प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हम देखेंगे CSS HSL कलर। HSL होता है कलर चेंज करने के लिए, ये भी एक वैल्यूज होते हैं कलर्स डिफाइन करने के लिए, और आपको इस हिसाब से देना पड़ेगा। HSL का मतलब है ह्यू, सैचुरेशन एंड लाइटनेस। सो ह्यू जो होता है, ह्यू का एक डिग्री होता है, कलर का एक डिग्री होता है, और ये 0 to 360 तक रहता है। 0 रेड, 120 ग्रीन एंड 240 ब्लू के हिसाब से डिनोट किया जाता है। उसी तरह सैचुरेशन जो होता है वो परसेंटेजली यहाँ पे दिया जाएगा। 0% मीन्स द शेड ऑफ ग्रे एंड 100% मीन्स द फुल ऑफ कलर। और उसी तरह जो लाइटनेस है उसको देने के लिए भी यहाँ पे हम परसेंटेज यूज करेंगे, और परसेंटेज 0% मीन्स ब्लैक रहेगा, 50% मीन्स नाइदर लाइट और डार्क, 100% मीन्स इसका कम्प्लीटली व्हाइट लाइटनेस रहेगा। सो उस हिसाब से अगर हम इसे CSS में यूज करेंगे तो इस हिसाब से हमें वैल्यू देना पड़ेगा। सो HSL 0, और बाकी वाला, पहला वाला तो डिग्री में रहेगा, बाकी वाला जो 2 है वो परसेंटेज भी दिया जाएगा। जो भी वैल्यू आप यहाँ पे देंगे उसी हिसाब से भी कलर आ जाएगा यहाँ पे। मतलब आप HSL यूज करके भी किसी भी टेक्स्ट का आप कलर दे सकते हैं। सो यहाँ पे मैं अभी स्टाइल 5 कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ HSL, और यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा पहला वाला डिग्री होना चाहिए, दूसरा वाला आप कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, पर परसेंटेज में आपको देना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं
इस हिसाब से एग्जाम्पल ऑफ HSL वैल्यूज इन कलर प्रॉपर्टी। और यहाँ पे मैं क्लास कर रहा हूँ क्लास 5 जो HSL का वैल्यू है, यहाँ पे मैं कल कर रहा हूँ। सो रिफ्रेश। सो देखिए एग्जाम्पल ऑफ HSL वैल्यू, ये रेड का भी वैल्यू है। ये जो कॉम्बिनेशंस मैंने दिया था ये रेड के लिए यूज होता है, तो आप इस हिसाब से भी दे सकते हैं। उसी तरह जैसे HSL है, हम उसके साथ अल्फा भी ऐड कर सकते हैं, जैसे RGB में हम कर रहे थे। ट्रांसपेरेंसी के लिए हम यूज कर सकते हैं HSLA, जैसे ह्यू, सैचुरेशन, लाइटनेस, और फोर्थ वाला पैरामीटर जो रहेगा वो अल्फा रहेगा। अल्फा यहाँ पे 0 to 1 रहेगा, जो ट्रांसपेरेंसी लेवल को फिक्स करेगा वहां पे। एग्जाम्पल में आप इस तरह से दे सकते हैं CSS का HSLA, 4 पैरामीटर यहाँ पे अप्लाई होंगे। सो यहाँ पे मैं और एक क्लास डिफाइन कर रहा हूँ, मान लीजिए स्टाइल 6, और यहाँ पे मैं फोर्थ वाला पैरामीटर यूज कर रहा हूँ A, और यहाँ पे मैं 0.5 मतलब ट्रांसपेरेंसी लेवल 0.5 कर दिया, और यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ और क्लास 6, और यहाँ पे लिख रहा हूँ टेक्स्ट में A। सेव कर दिया। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखिए यहाँ पे रिफ्रेश कर दिया, देखिए ये हो गया ट्रांसपेरेंसी। सो ये सेम कलर पे अप्लाई हुआ है, पर ये थोड़ा 0.5 ट्रांसपेरेंसी लेवल तक दिया गया है यहाँ पे। सो कलर को देने के लिए, कलर प्रॉपर्टी को डिफाइन करने के लिए, कलर प्रॉपर्टी के साथ हम इतने सारे ऐड कर सकते हैं। जैसे कलर का नाम ऐड कर सकते हैं, जो कि रिकमेंडेड नहीं है कि कलर का नाम कहीं पे देना, पर आप देंगे तो आएगा। RGB वैल्यूज दे सकते हैं। RGB वैल्यूज का ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए आप RGBA अप्लाई कर सकते हैं। कलर हेक्स कोड दे सकते हैं। HSL वैल्यूज भी दे सकते हैं, और HSL वैल्यू का ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए आप HSLA भी यूज कर सकते हैं। सो ये जो पूरा है, ये पूरा का पूरा जो प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे डिफाइन किया है कलर का डिफरेंट वैल्यू के साथ, ये सभी वैल्यू अप्लाई हो सकते हैं कलर पे। CSS पे काम करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सो नेक्स्ट वाला प्रॉपर्टी हम देखेंगे बैकग्राउंड कैसे चेंज करना है। एक पेज का, एक कंटेनर का बैकग्राउंड चेंज कैसे करना है। तो पहले देखते हैं कि कलर के साथ हम बैकग्राउंड कैसे चेंज करें, बैकग्राउंड कलर कैसे अप्लाई करें। सो बैकग्राउंड कलर अप्लाई करने के लिए आपको एक प्रॉपर्टी डिफाइन करना पड़ेगा, बैकग्राउंड कलर। आप यहाँ पे कलर का नाम दे सकते हैं, या फिर कलर हेक्स कोड दे सकते हैं, या RGB वैल्यूज दे सकते हैं, या HSL भी दे सकते हैं। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे कलर हेक्स कोड, RGB, HSL कुछ भी दे सकते हैं, और इस हिसाब से आपको डिफाइन करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे बॉडी टैग पे अप्लाई किया हुआ है, सो टैग सिलेक्टर के साथ, और इस तरह से अप्लाई करेंगे तो बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा आपके पेज का। मैं आपको एक कोड के साथ भी करके दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे मैंने डिफाइन किया बॉडी, सो बॉडी, और यहाँ पे मैंने एक बैकग्राउंड, अगर ड्रीम ओवर के साथ करेंगे तो यहाँ पे सजेशन ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, और मान लीजिए मैंने यहाँ पे यूज किया है ये वाला बैकग्राउंड। सो टैग सिलेक्टर यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे कहीं पे डिफाइन नहीं करना पड़ेगा। ये टैग सिलेक्टर है, डायरेक्टली टैग के साथ लिंक होता है, और CSS पहले से लिंक है। रिफ्रेश कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, सो देखिए आ गया यहाँ पे बैकग्राउंड, बॉडी का बैकग्राउंड जो मैंने दिया था ये यहाँ पे आ रहा है अभी। सो नेक्स्ट बैकग्राउंड इमेज। अगर हमें कलर के जगह पे इमेज देनी है, बैकग्राउंड इमेज, तो हम बैकग्राउंड इमेज भी यहाँ पे दे सकते हैं। सो सिंटैक्स क्या रहेगा, यहाँ पे हमें देने के लिए यूज होगा बैकग्राउंड हाइपन इमेज, और URL एक वैल्यू के अंदर पास करना होगा उसका पाथ। सो एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पे CSS में बैकग्राउंड हाइपन इमेज और URL के अंदर उस इमेज का पाथ दिया जा रहा है, जिसे वो बैकग्राउंड चेंज होगा। सो कोड के साथ देखते हैं। सो यहाँ पे मैं बैकग्राउंड इमेज यूज कर रहा हूँ, और यहाँ पे URL के अंदर
मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ। मेरा यहाँ पे सेम फोल्डर के अंदर एक इमेज है nature.jpg, जो मैं यहाँ पे उसको अप्लाई कर रहा हूँ। सो देखिए nature.jpg था, ये यहाँ पे अप्लाई हो गया और बैकग्राउंड में आ गया। यहाँ पे बैकग्राउंड आ रहा है और उसके ऊपर जो टेक्स्ट था वो भी यहाँ पे आ रहा है और बैकग्राउंड में इमेज भी आ रहा है। यहाँ पे हमने बैकग्राउंड कलर भी यूज किया हुआ है, बैकग्राउंड इमेज भी यूज किया है, पर यहाँ पे ज्यादातर वो प्रायोरिटी देगा बैकग्राउंड इमेज को, क्योंकि हाई प्रायोरिटी प्रॉपर्टी है देन कलर। सो कलर है, इमेज है, पर ये इमेज को ज्यादा प्रायोरिटी देगा। सो मान लीजिए यहाँ पे मेरा और एक इमेज भी है nature2, मैं यहाँ पे nature2 यूज कर रहा हूँ। सेव, मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए nature2 का जो इमेज था वो थोड़ा छोटा इमेज था। इस वजह से क्या हुआ, जहाँ पे ये इमेज खत्म हो रहा है वहां से नेक्स्ट वाला इमेज शुरू हो रहा है, मतलब यहाँ से खत्म, यहाँ से इमेज शुरू हो रहा है, और ये हॉरिजॉन्टली भी रिपीट हो रहा है, वर्टिकली भी वो इमेज रिपीट हो रहा है, क्योंकि इमेज छोटा होगा तो इस हिसाब से बैकग्राउंड करेंगे तो ये रिपीट होगा। आप चाहें तो ये रिपीटेशन बंद कर सकते हैं। कैसे? आपको यूज करना होगा एक प्रॉपर्टी दैट इज बैकग्राउंड रिपीट। बैकग्राउंड रिपीटेशन को बंद करने के लिए आप बैकग्राउंड रिपीट यूज करेंगे और यहाँ पे आपको कुछ वैल्यू उसी हिसाब से स्पेसिफाई करना है। ये वैल्यू प्री डिफाइंड है, आप मन से कुछ दे नहीं सकते। सो बैकग्राउंड रिपीट में आपको वैल्यू देना है। रिपीट एक्स करेंगे तो हॉरिजॉन्टली बैकग्राउंड रहेगा, वर्टिकली रिपीटेशन बंद हो जाएगा। रिपीट वाई करेंगे तो वर्टिकली रहेगा। नो रिपीट करेंगे तो बैकग्राउंड रिपीटेशन बंद हो जाएगा। सो देखिए यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ अभी बैकग्राउंड रिपीट, और यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ नो रिपीट। सो देखिए नो रिपीट अगर होगा, जो बैकग्राउंड था वो सिर्फ एक ही रहा, रिपीटेशन बंद हो गया, हॉरिजॉन्टली भी बंद हो गया, वर्टिकली भी बंद हो गया, कंप्लीटली बैकग्राउंड रिपीटेशन बंद हो गया। अगर मैं इसे चेंज करूंगा, सो बैकग्राउंड रिपीट वाई, सो यहाँ पे मैं वाई पे रिपीट कर रहा हूँ। सो देखिए ये वाई एक्सिस में रिपीट हो रहा है, हॉरिजॉन्टली बंद हो गया, वर्टिकली रिपीट हो रहा है। अगर उसी हिसाब से मैं करूंगा बैकग्राउंड रिपीट एक्स, सो देखिए ये एक्स एक्सिस में रिपीट होगा, वाई एक्सिस में रिपीट नहीं होगा, हॉरिजॉन्टली ये रिपीट होगा बैकग्राउंड। इस हिसाब से आप रिपीटेड बैकग्राउंड को भी कंट्रोल कर सकते हैं बाय द CSS। नेक्स्ट बैकग्राउंड पोजीशन। बैकग्राउंड पोजीशन होता है, आप अगर बैकग्राउंड को कहीं पे मूव करना चाहते हैं किसी डायरेक्शन पे, तो आप बैकग्राउंड पोजीशन यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो भी डायरेक्शन देंगे, मतलब लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, बैकग्राउंड उसी हिसाब से मूव करेगा। और यहाँ पे आप कंबाइंड दे सकते हैं, मतलब दो वैल्यूज भी यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि राइट साइड में जाएगा, टॉप में जाएगा, इस हिसाब से भी आप दे सकते हैं। सो बैकग्राउंड इमेज तो रखना पड़ेगा। अगर पूरा बड़ा इमेज होगा तो पता नहीं चलेगा, कि छोटा इमेज होगा तो उसका रिपीटेशन बंद करना पड़ेगा, और उसके बाद बैकग्राउंड पोजीशन आप यूज करेंगे तो पता चल जाएगा। देखिए मैं आपको ये कोड पे करके दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मेरा छोटा सा इमेज यूज हुआ है, तो यहाँ पे मैं काम कर सकता हूँ, पर यहाँ पे मुझे नो रिपीट करना पड़ेगा पहले। तो दूसरा, अगर मैं नो रिपीट यूज करूंगा, देख लीजिए पहले, सो अभी बैकग्राउंड रिपीट नहीं हो रहा है, जितना तक इमेज था उतना कवर कर रहा है, और रिपीट एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली रिपीटेशन बंद है। अब मैं ये जो बैकग्राउंड है ये लेफ्ट टॉप में है, मैं इसे राइट टॉप में लाना चाहता हूँ, राइट साइड में लेना चाहता हूँ, तो क्या करूँगा? सो मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा बैकग्राउंड पोजीशन, सो राइट, और ऊपर रखने के लिए टॉप आप यूज कर सकते हैं, राइट टॉप। सो रिफ्रेश। सो देखिए ये बैकग्राउंड अभी राइट साइड पे आ गया, ये बैकग्राउंड है, ये अभी इसका पोजीशन चेंज हो गया, ये राइट टॉप में आ गया। इस हिसाब से आप किसी भी इमेज का बैकग्राउंड ऐसे चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है बैकग्राउंड अटैचमेंट। बैकग्राउंड अटैचमेंट होता है जहाँ पे बैकग्राउंड जो है वो आपका फिक्स्ड हो जाएगा। पहला तो ये स्क्रॉल होता है, और इसे समझने के लिए आपको मैं एग्जांपल में डायरेक्टली लेके जाता हूँ कि बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स्ड किस हिसाब से होता है। पहले यहाँ पे मैं
ये दो जो प्रॉपर्टी है ये मुझे नहीं चाहिए अभी फिक्स्ड के लिए, तो मैं यहाँ से हटा रहा हूँ इसको। और यहाँ पे मैं नेचर वाला जो जेपीजी है उसको यूज कर रहा हूँ। अब देख लीजिए इस तरह से मेरा यहाँ पे बैकग्राउंड आ गया। बैकग्राउंड जो है पूरा कवर है। और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये जो यहाँ पे टेक्स्ट कुछ लिखे गए थे, ये नंबर ऑफ टेक्स्ट यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा कर रहा हूँ। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ थोड़ा ब्राउजर को। रिफ्रेश। देखिए बैकग्राउंड आ रहा है, कंटेंट भी आ रहा है, और ये स्क्रॉल बार भी उसके साथ आ रहा है। मतलब जब मैं स्क्रॉल करूंगा देखिए नीचे तक बैकग्राउंड जहाँ पे खत्म हो रहा है बैकग्राउंड रिपीट कर रहा है, और ये ऐसे स्क्रॉल हो रहा है। कंटेंट भी स्क्रॉल हो रहा है, बैकग्राउंड भी स्क्रॉल हो रहे हैं, दोनों यहाँ पे स्क्रॉल हो रहे हैं। जो बाय डिफॉल्ट होता है अटैचमेंट, इसे स्क्रॉल कहते हैं। ये बाय डिफॉल्ट अटैचमेंट होता है स्क्रॉल। तो इस वजह से बैकग्राउंड स्क्रॉल कर रहा है, कंटेंट तो स्क्रॉल कर रहा है, पर बैकग्राउंड भी उसके साथ स्क्रॉल कर रहा है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा चेंज करूंगा। बैकग्राउंड अटैचमेंट यहाँ पे मैं फिक्स्ड कर रहा हूँ। बाय डिफॉल्ट जो होता है वो स्क्रॉल होता है, यहाँ पे मैंने फिक्स्ड कर दिया। अब मैं थोड़ा रिफ्रेश कर रहा हूँ। रिफ्रेश। देखिए अब मैं स्क्रॉल करूंगा तो क्या होगा, देखिए कंटेंट स्क्रॉल हो रहा है, बैकग्राउंड स्क्रॉल नहीं हो रहा है। कंटेंट ही स्क्रॉल हो रहा है, बैकग्राउंड इतना स्क्रॉल नहीं हो रहा है। इसका मतलब है बैकग्राउंड अभी फिक्स्ड हो गया, कंटेंट इसके ऊपर स्क्रॉल कर रहा है इस हिसाब से। ये होता है बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स्ड। तो इससे आपका जो अटैचमेंट है वो फिक्स्ड हो गया। बाय डिफॉल्ट होता है स्क्रॉल। नेक्स्ट हम देखेंगे बैकग्राउंड साइज। बैकग्राउंड का साइज मेंटेन करने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे बैकग्राउंड साइज वाला प्रॉपर्टी, जो हम यहाँ पे 100% दे सकते हैं, या फिर एक वर्ड यूज कर सकते हैं कवर। कवर से भी होगा, या फिर 100% अगर यूज करेंगे उससे भी बैकग्राउंड काम करेगा। यहाँ पे देखिए ये जो बैकग्राउंड है ये अभी पूरा कवर नहीं कर रहा है। ये जो बैकग्राउंड आप देख रहे हैं ना, आधा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आधा यहाँ पे हाइड हो गया है। मैं चाहता हूँ पूरे स्क्रीन में पूरा का पूरा बैकग्राउंड जो है वो आ जाए। तो क्या करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे कोड पे मुझे करना पड़ेगा बैकग्राउंड हाइपन साइज भी 100%। अब मैं थोड़ा रिफ्रेश कर रहा हूँ इसको। देखिए यहाँ पे बैकग्राउंड साइज जो है वो स्क्रीन के हिसाब से जितना हो सका एडजस्ट हुआ है। बैकग्राउंड साइज ये विड्थ जो है उसको अभी इस हिसाब से उसने एडजस्ट किया हुआ है 100। अब देखिए मैंने यहाँ पे कर दिया 100%, 2 बार लिख दिया, मतलब एक विड्थ के लिए एक हाइट के लिए। रिफ्रेश। देखिए ये यहाँ पे थोड़ा विड्थ और हाइट दोनों यहाँ पे रिसाइज हो गए। विड्थ का भी रिसाइज हो गया, हाइट का भी रिसाइज हो गया यहाँ पे बैकग्राउंड। तो आप एक देंगे तो पहला होगा विड्थ के लिए, विड्थ को रिसाइज करेगा, बैकग्राउंड फोर्सफुली कवर करवाएगा। अगर दूसरी बार अगर 100% दे रहे तो ये हाइट विड्थ दोनों को इस हिसाब से रेशियो में अरेंज करके रखेगा। पूरा बैकग्राउंड जो इमेज है पूरा फिट हो जाएगा आपका स्क्रीन को। आप वैल्यू 100% दे सकते हैं विड्थ के लिए, और एक हाइट के लिए भी दे सकते हैं, या फिर कवर लिखेंगे। कवर लिखेंगे तो वो विड्थ के हिसाब से ही कवर करेगा, ज्यादा अप्रोप्रिएट नहीं होगा। अगर आप विड्थ हाइट दोनों को कवर करना चाहते हैं तो 2 बार 100% लिख दीजिए सेपरेटेड बाय स्पेस, तो ये पूरा कवर करेगा, बैकग्राउंड का पूरा कवर कर लेगा, विड्थ से भी हाइट से भी। ये थे कुछ बेसिक प्रॉपर्टी कलर का और बैकग्राउंड का, जो आप प्रैक्टिस कीजिए। अभी CSS का क्लास शुरू हुआ है, इस वजह से आप थोड़ा इस कोड को प्रैक्टिस कीजिए अच्छी तरह से, क्योंकि बहुत सारे जगह पे ये वाले यूज होंगे। CSS का प्रॉपर्टी इतना हार्ड नहीं है, पर यूज करना उसको कहाँ पे कौन सा वाला प्रॉपर्टी अप्रोप्रिएट होगा ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो इस हिसाब से आप प्रैक्टिस कीजिए, हो जाएगा। ये तो था आज का क्लास। ये क्लास आपको कैसा लगा है ये आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताएगा। अगर कोई डाउट है, क्वेरी है, वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।